कभी सोचा है एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफे के लिए बनी हो वो कैसे एक पूरे देश पर कब्जा कर सकती है? आज हम इसी गजब की कहानी में उतरने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे यूरोप के व्यापारी भारत आए, कैसे वो आपस में भिड़े और आखिरकार कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको पछाड़कर एक पूरा साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। ये सवाल सच पूछिए तो आज भी दिमाग को चकरा देता है। मतलब एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ पैसा कमाना था, वो दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर राज कैसे करने लगी? चलिए इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है दौलत की एक जबरदस्त होड़। भारत के मसाले, उसका रेशम, उसके कपड़े, इनकी धूम पूरी दुनिया में थी और यूरोप की हर बड़ी ताकत इस खजाने पर अपना हाथ आजमाना चाहती थी। ये सिर्फ कोई सीधा साधा बिजनेस नहीं था, ये तो एक अंधी दौड़ बन चुकी थी। तो देखिए ये मैदान कैसे धीरे धीरे भरता गया। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली पहुंचे, फिर उनके पीछे पीछे 1600 में ब्रिटिश, फिर डच, डेनिश और आखिर में फ्रांसीसी भी आ गए। मतलब अब भारत की दौलत के लिए 5-5 दावेदार मैदान में थे। टक्कर तो होनी थी, है ना? हाँ, लेकिन एक बात साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये कंपनियां कोई हमलावर बनकर नहीं आई थी। अरे ये तो सिर्फ व्यापारी थे जो यहाँ के शक्तिशाली राजाओं और बादशाहों से बस व्यापार करने की इजाजत मांग रहे थे। उस वक्त वो मालिक नहीं थे, वो तो मेहमान थे। और देखिए, हर किसी ने अपनी जगह बनाने के लिए डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का सहारा लिया। पुर्तगालियों ने कालीकट के राजा को मनाया, तो वहीं अंग्रेजों ने तो सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ही दस्तक दे दी। सबका तरीका भले ही अलग था, पर मकसद एक ही था, किसी भी तरह भारत में अपने पैर जमाना। और उस जमाने में वो भारतीय शासकों की शर्तों पर ही काम कर रहे थे। और फिर अचानक से खेल का नियम ही बदल गया। जो होड़ सिर्फ व्यापार तक सीमित थी, वो अब जमीन पर कब्जे की एक खूनी जंग बन गई। अब सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं था। नहीं, अब उन्हें चाहिए थी असली ताकत यानी सत्ता। उनकी सोच में एक जबरदस्त मतलब फंडामेंटल बदलाव आया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ मसाले और कपड़े बेचना नहीं रह गया था। अब वो जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, लोगों से टैक्स वसूलना चाहते थे और अपने दुश्मनों को बाजार से ही नहीं बल्कि देश से ही बाहर फेंकना चाहते थे। ये एक तरह से इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर बनने जा रहा था। और शुरुआती दौर में तो भाई चारों तरफ मारकाट मची हुई थी। ये यूरोपीय कंपनियां सिर्फ भारतीय राजाओं से ही नहीं लड़ रही थी, बल्कि समुद्र पर और जमीन पर कंट्रोल के लिए आपस में भी एक दूसरे का गला काटने को तैयार थी। माहौल आप समझिए पूरी तरह से एक फ्री फॉर ऑल जैसा था। तो इस पूरी उथल पुथल और मारकाट के बाद आखिरकार मैदान में सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी बचे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत की किस्मत का फैसला इन्हीं दोनों की जंग से होने वाला है। इस जंग को ना एक 3 राउंड के बॉक्सिंग मैच की तरह समझ सकते हैं। कर्नाटक में हुए इन 3 युद्धों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक ताकत को एक तरह से नॉकआउट ही कर दिया और अंग्रेजों के लिए रिंग पूरी तरह से खाली छोड़ दिया। और फिर आया साल 1757। ये वो साल था जिसने भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली ईंट थी। इसके ठीक 7 साल बाद 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। इस एक जीत ने बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा एकदम पक्का कर दिया और मुगल बादशाह तक को उनके सामने झुका दिया। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, अब तो किंगमेकर बन चुके थे। बक्सर की जीत का जो सबसे बड़ा इनाम था वो थे दीवानी अधिकार। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे विशाल और अमीर सूबों का पूरा टैक्स वसूलने का हक कंपनी को मिल गया। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब एक सरकार की तरह काम कर रही थी। उसकी अपनी फौज थी और अपना खजाना भी। और बस इस एक अधिकार के मिलते ही भारत की तकदीर लगभग तय हो चुकी थी। और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। एक प्राइवेट कंपनी देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप की असली शासक बन बैठी। हाँ, और ये कब्जा कोई एक दिन में नहीं हुआ था। उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। देखिए, पहले फ्रांसीसियों को हराया, फिर बंगाल को जीता, उसके बाद दक्षिण में मैसूर को और आखिर में मराठों का भी झुका दिया। मतलब एक एक करके हर बड़ी ताकत को रास्ते से हटाते गए और पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस लिया। एक कंपनी का ये अजीबोगरीब राज आप मानेंगे नहीं, लगभग 100 साल चला। कब तक? 1857 के महाविद्रोह तक। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिलाकर रख दिया।
उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि एक कंपनी के भरोसे पूरा देश नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा कंपनी का शासन खत्म किया गया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं रह जाता, ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी एक कंपनी के बोर्डरूम में लिए गए फैसले एक पूरे देश की किस्मत तय करने लगें तो उसका अंजाम क्या होता है।